बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमरात 1 सितंबर है। आप सब लोगों ने नोट किया होगा गुज़श्ता 2-3 दिन से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से दो बड़ी मैसिव किस्म की कैंपेन्स चल रही हैं। एक PR कैंपेन है जिसमें हमें यह बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान की सियासत में आने का हक अदा कर दिया। जो मसीहा बनकर उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद की है, कोई धरती ने, इस धरती ने आज से पहले ऐसा कोई लाल नहीं पैदा किया जो कि वो खिदमात सर अंजाम दे सकता जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की हैं। 130 अरब रुपए जो हैं वो बिलावल के कहने के ऊपर पाकिस्तान को दे दिए गए और बिलावल इस वक्त कौम के मसीहा हैं और शायद आगे हक के हुक्मरानी उनके पास है। फिर एक दूसरी कैंपेन चल रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिल्कुल निकम्मे हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए कुछ नहीं किया, ये झूठ है, दिखावा है, ड्रामा है और पीपल्स पार्टी शायद अवाम की कातिल है, उसके दिल में कोई दर्द मौजूद नहीं है अवाम का। ये दो एक्सट्रीम्स हैं और जाहिर है कि इन दोनों एक्सट्रीम्स में बेपनाह झूठ मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने ट्रैक करने की कोशिश करूंगा 21 अगस्त से अब तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सैलाब के हवाले से, पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से, मुतासरीन के हवाले से किस किस्म का कंडक्ट रहा है और उनके इस कंडक्ट की बुनियाद पर हम ज़रा ये जांचने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या इस सारे मामले में जो उनके पास इस वक्त रोल्स मौजूद हैं उसका हक अदा किया कि नहीं। वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, एक बड़ी सियासी जमात के जिसकी सिंध जैसे सूबे में हुकूमत है, उसके चेयरमैन भी हैं और जाहिर है कि फिर एक आफ्टर ऑल हम सब लोग जो हैं वो इंसान भी हैं, तो हमारे जो मुख्तलिफ रोल्स हैं उसमें हम किस तरीके से एक्ट करते हैं। वैसे तो सैलाब की सूरत हाल आपको मालूम है कि अगस्त के आगाज़ में जो कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कि कोर कमांडर कोयटा है वो शहीद हुए थे, दीगर फ़ौजी अफसरान शहीद हुए थे। वो भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एक ऑपरेशन जो है उसका जायज़ा ले रहे थे, रिलीफ ऑपरेशन का, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा ले रहे थे। तो सैलाब की सूरत हाल तो पहले से है, लेकिन पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपको मालूम है कि उसकी वजह से जो सूरत हाल चल रही थी किसी को होश नहीं था, मीडिया ये सारा मामला नहीं दिखा रहा था। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी आपके सामने रखूंगा कि इस सारे बात के ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद में पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं जूलियन हार्नेस, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया को एक्सपोज किया और पाकिस्तानी हुक्काम को, पाकिस्तान की हुकूमत को भी जो है वो झंझोड़ने की कोशिश की। सारे मामले को ट्रैक कर लेते हैं। अच्छा, होता ही है, सैलाब आपको मालूम है कि मौजूद था, सैलाब के हवाले से इतलात आ रही थी, लेकिन हमारा मीडिया इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश था। एक बात तो तय है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिलाशुबा वो पहले बड़े टॉप लीडरशिप में या फर्स्ट ईयर लीडरशिप में किसी भी सियासी जमात के वो रहनुमा हैं जिन्होंने अपना एक दौरा मनसूख किया। उनका एक शेड्यूल्ड विजिट था, उन्होंने जाना था यूरोप और यूरोप के 4 ममालिक का उन्होंने दौरा करना था। उन्होंने स्वीडन जाना था, नॉर्वे जाना था, जर्मनी जाना था और किसी एक मुल्क जो है वो और उन्होंने जाना था। वहाँ पर जो उनका प्लान था, जो विजिट था, उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। ये मैसेज 21 अगस्त को आया पीपल्स पार्टी की तरफ से, दफ्तर खारजा की तरफ से कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब ज़दगान के दिलजोई का, उनकी जो है वो उनके दर्द को बांटने का फ़ैसला किया, लिहाजा वो अपना दौरा मनसूख करते हैं। इस दौरे को मनसूख करने के बाद वो हमें पता चलता है कि सिंध रवाना हो गए। दीगर जो सियासतदान हैं वो उसके बाद आते हैं। आपको मालूम है कि इसके बाद कतर का दौरा हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जिस किस्म का टॉम एंड जेरी हुकूमत खेल रही है कि उनके ख़िलाफ़ वारंट निकले हुए थे और वो सारा मामला चल रहा था, तो इमरान खान साहब उस सियासी मामले में उलझे हुए थे। आपको पता था कि अंदाज़ा है कि किस तरह गिरफ़्तार करने के लिए ख़बरें चल रही थी कि अब गिरफ़्तार हुए या अब हुए, फ़लाँ अदालत में पेशी या फ़लाँ अदालत में पेशी, तो वो भी एक साइड के ऊपर मौजूद थे। बाकी सियासी जमातें आपके सामने हैं कि पता चल रहा था कि मरियम साहिबा जो है उनके कोई जोड़े बनवाए जा रहे हैं और फिर उन्होंने दौरा करना है सैलाब ज़दा इलाकों का और वहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनका जो है वो हालत उनसे जाकर पूछनी है, उसका दौरा करना है, उनकी कोई इमदाद करनी है। बहरहाल बिलावल ज़रदारी पर वापस आ जाते हैं, वो चले जाते हैं सिंध। अच्छा, एक बात तय है कि इससे एक बड़ा ज़बरदस्त एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर सामने आता है कि बिलावल जो हैं उन्होंने बिल्कुल ये फ़ील किया कि उनकी जो आवाम है
वो इस वक्त मुश्किल में है और उन्हें वहाँ पर उनके साथ मौजूद होना चाहिए, उनका दर्द बांटना चाहिए। तो बहैसियत इंसान ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था। वो गए और उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया। आपने उनकी तस्वीर देखी होंगी, कहीं पर ज़ाहिर है कि कुछ लोग अपनी मुश्किलात के सबब बहुत ज़्यादा नारे भी लगा रहे थे, कुछ लोग ज़ाहिर है कि अपने हालात से भी तंग हैं, वो वाले इमेजेस आपने देखे होंगे। लेकिन बिलावल बहरहाल सिंध गए, सिंध में मुख्तलिफ़ इलाकों का उन्होंने दौरा किया। इससे हमें दो चीज़ें समझ आती हैं। एक तो ये कि बिलावल ने इंतखाब सिंध का किया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। अब जाहिर है कि सिंध में जो हुकूमत है, एक नस्ल जो है वो जवान हो गई है और मुसलसल सिंध में उनकी हुकूमत मौजूद है। तो बिलावल को शायद खुद ये एहसास था कि मुराद अली शाह और उनकी जो हुकूमत है वो आज तक गुज़श्ता 3 हुकूमतों में एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सके जो कि ऑटोमेटिकली ये काम कर सके। और बिलावल बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में, जहाँ पर उनकी पार्टी अब वो गिरफ्त नहीं रखती, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पर जाके उन लोगों के दिल जीतने की कोशिश करते हैं। वो चले गए सिंध क्योंकि उनको मालूम था कि मैं खड़ा होऊंगा, मैं मौजूद होऊंगा, मेरा चेहरा सामने होगा, तो ये जो मेरे लीडर्स हैं ये शायद बाहर निकल कर आएँ और आकर लोगों की हेल्प करें। और जाहिर है कि सिंध को रिटेन भी करना है, तो उसमें एक पॉलिटिकल एंगल मौजूद था। ये था बिलावल का दौरा सिंध का। इस दौरान जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मुख्तलिफ, उनके स्टेटमेंट्स आपने देखे होंगे। कोई कहता है कि ये गुनाहों की सज़ा है, कोई बड़ी हतक आमेज़ तरीके से 50-50 रुपए तकसीम कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये वीनस बन गया है और आप देखें उसी किस्म का मंजर मौजूद है, एक तरफ घर हैं और दरमियान में पानी है, इस किस्म के बयानात आने लगे। और पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है कि एक मिक्स्ड किस्म का वो सारा मामला हमने सामने देखा। लेकिन अब आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंसान है, चेयरमैन है एक पार्टी के, उस पार्टी की उन्होंने वो की और वो वहाँ पर चले गए अपने सूबे में। लेकिन उनका जो रोल है वो वज़ीर ख़ारजा का है, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। वज़ीर ख़ारजा क्या होता है? हमारे जो सफ़ीर हैं वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आवाज़ होते हैं, और जो आपका चीफ़ डिप्लोमेट है वो फ़ॉरेन मिनिस्टर होता है। यानी कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में अगर कोई शख्स आवाज़ बन सकता है, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी एम्बेसडर, किसी भी हाई कमिश्नर को बुलाकर उससे मुलाकात करे या फिर किसी भी मुल्क के साथ रिक्वेस्ट करे कि मैंने आपसे बात करनी है, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये रोल मुकम्मल तौर पर एब्सेंट था। इसकी अदम मौजूदगी का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो दफ्तर ख़ारजा है उसके बिल्कुल सामने डिप्लोमेटिक एनक्लेव मौजूद है, जहाँ पर पूरी दुनिया के सफारत खाने मौजूद हैं, उनके दफातर, उनकी एम्बसीज़, उनके मिशंस वहाँ पर मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जो दफातर हैं वो भी दफ्तर ख़ारजा के करीब मौजूद हैं। और हमारे दफ्तर ख़ारजा में आगाज़ के दिनों में जब ये क्राइसिस ब्लो अप कर रहा था, उस वक्त ये एफर्ट नज़र नहीं आया कि इनको रीच आउट किया जा रहा होता, इनको बताया जा रहा होता कि पाकिस्तान कितनी बड़ी मुश्किल से दो चार हो चुका है। सियासत ठीक है, मीडिया पर चल रही है, जो मर्जी मामला चल रहा है, आप हुकूमत हैं, आपकी जिम्मेदारी है। 13 जमातों ने मिलकर या 11 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है और हुकूमत में आपका रोल वज़ीर ख़ारजा का है। यह आपका काम है कि आप पाकिस्तान की आवाज़ बने, पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त किस अलमिये से दो चार है और हम क्यों इस सारे मामले को ख़ुद हैंडल नहीं कर सकते और हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगी। ये रोल हमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नज़र नहीं आता। अच्छा, जब वो रोल सामने भी आता है, टेलीफोनिक राब्ते शुरू हो जाते हैं, चंद लोगों से उनकी सिंध में मौजूद होते हुए गुफ्तगू हुई, जिसमें सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल हैं, दीगर चंद ममालिक के लोग भी शामिल हैं। शेरी रहमान जो कि क्लाइमेट की मिनिस्टर हैं, क्लाइमेट चेंज की, वो अपने तौर पर कुछ हाई कमिश्नर से और जो एम्बसीज़ हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, उनके साथ मुलाकातें कर थी। लेकिन एक बाकायदा एफर्ट जो कि फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए था, मेरे ख्याल में वो एब्सेंट था। लेकिन फिर क्या होता है, फिर जो है वो एक फ्लैश अपील लॉन्च की जाती है। जाहिर है कि उसमें जो UN ओचा है, UN ओचा वो इदारा है, ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, अक़वाम मुत्तहिदा का वो इदारा जो दुनिया में कहीं भी कैलामिटी आती है, आफत आती है, कैटास्ट्रॉफी आती है और उसका स्केल बहुत बड़ा होता है, तो वो इस किस्म की फ्लैश अपील्स लॉन्च करती है। अमूमन जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं किसी भी मुल्क में काम कर रहे होते हैं, उनके पास अपना एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का, यानी कि इंसानी बुनियादों पर इमदाद का बजट मौजूद होता है। लेकिन अगर स्केल बहुत बड़ा हो, सानहा बहुत बड़ा हो, हादसा बहुत बड़ा हो जिसको वो लोग खुद हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए इस किस्म की अपील्स लॉन्च की जाती हैं। लेकिन उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे यहाँ नेशनल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, NDMA मौजूद है, इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न मौजूद है। लेकिन उसमें वन ऑफ द लीड मिनिस्ट्रीज़ इज़ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा है। अब वजारत ख़ारजा के रोल के ऊपर आ जाएँ,
बिलावल जो हैं वो पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो इस फ्लैश अपील में मौजूद होते हैं। वहाँ पर वो तकरीर करते हैं, पाकिस्तान का मुद्दा बयान करते हैं, आपको बताते हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान इस वक्त किस किस्म के डिज़ास्टर से गुजर रहा है, दुनिया को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं। फ्लैश अपील के नतीजे में प्लेजेस सामने आ जाते हैं, वो $160 मिलियन के। अब कुछ लोग जो हैं वो उसकी कैलकुलेशंस और मुख्तलिफ जो इमदाद आई है उसको कैलकुलेट करके हमें बता रहे हैं कि 130 अरब रुपए बिलावल की अपील पर आ गए। अच्छा, मैं यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के ऊपर बाद में आता हूँ, पहले मैं इस अपील वाले मामले को सुलझा दूँ। अच्छा, अपील के हवाले से एक चीज़ आप अपने जहन में रखिए कि दुनिया में जहाँ कहीं बड़े हादसात होते हैं, आप मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, बहैसियत मेंबर कोई भी मुल्क कड़े किसी बड़े डिज़ास्टर को हैंडल नहीं कर सकता, तो उस मुल्क की हुकूमत जो उस वक्त अरबाब इख्तियार होते हैं, जिनके पास ये इख्तियार मौजूद होता है, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस सानहे ने घेर लिया है, इस आफत ने घेर लिया और आप हमारी मदद करें। हर मेंबर स्टेट के पास ये इख्तियार है। उसके नतीजे में जो ऑन ग्राउंड मौजूद उनके ऑफिसेज़ हैं, उनकी असेसमेंट के नतीजे में इस किस्म की फ्लैश अपील लॉन्च की जाती है। ये फ्लैश अपील आपको मैं याद दिला दूं कि जो अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला था, उसके बाद जो पहली अपील लॉन्च की गई थी उसमें जो प्लेजेस आए थे वो $5 बिलियन के थे। उसके बाद मार्च 2006 में रिवाइज़ किया गया था अपील को और $6.2 बिलियन के प्लेजेस आए थे, यानी कि 6200 मिलियन डॉलर्स। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त जो फ्लैश अपील हुई है, जो इमदाद कमिट की गई है, प्लेजेस किए गए हैं, दी नहीं गई, प्लेजेस किए गए हैं, वो $160 मिलियन, लगभग 35 गुना ज़्यादा इमदाद 2005 के ज़लज़ले में कमिट की गई थी, लेकिन वो एक्चुअलाइज नहीं हुई थी। ये भी एक बड़ी कहानी है, बहुत तवील हो जाएगी वीडियो, मैं आपको कभी समझाऊंगा कि ये काम होता कैसे है, इसमें ओचा का क्या रोल है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न का क्या रोल है, ये पैसा आता कैसे है, क्या ये गवर्नमेंट को मिलता है या इन इदारों को मिलता है, उसको स्पेंड किस तरीके से किया जाता है। ये एक अलहदा से एक बड़ा लेंथी, एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। बहरहाल हेटी का ज़लज़ला हेटी में आया, वहाँ पर फ्लैश अपील हुई। पाकिस्तान में आपको याद होगा कि 2010-11 के जो फ्लड्स थे उस वक्त अपील हुई थी, उस वक्त भी पैसा आया था और उसके हवाले से इमदादी रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आपको याद होगी। सुनामी आपको याद होगा 2004 का, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके अलावा जो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये इलाके हैं, ये बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुए थे। तो पूरी दुनिया में ये जो फ्लैश अपील्स हैं ये ऐसे होती हैं। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी मुल्क हो, उसमें किसी भी शख्स की हुकूमत हो, कोई भी वज़ीर ख़ारजा हो, तो फ्लैश अपील्स का प्रोसेस इसी तरीके से होता है। तो इस शख्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है और क्या पड़ सकता था, जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप आ जाएँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। और मैं ये भी बताऊँगा कि बिलावल ज़रदारी जो है, उन्होंने जो गुफ्तगू की इस फ्लैश अपील के लिए, जब इकट्ठे हुए थे वहाँ पर जो उन्होंने खिताब किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो क्यों अप टू द मार्क नहीं थे, पाकिस्तान का मुकदमा क्यों वो बेहतर तरीके से नहीं लड़ पाए। जो अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं वो साथ खड़े थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल के, और मुख्तलिफ सवालात हो रहे थे और उनका एक तासुर ये बनकर आ रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने शायद बहुत देर कर दी, ये पैसा जो है वो बहुत पहले अनाउंस हो जाना चाहिए था, ये अपील बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ बहुत उरूज पर होनी चाहिए थी, ये सारा प्रोसेस इसमें डिले क्यों आया। वहाँ पर जो गुफ्तगू है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने हमारी हुकूमत को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को झंझोड़ने की कोशिश की। एक मेज़बान हुकूमत के सामने खड़े होकर, वो नाम लेकर नहीं कह सकते थे, लेकिन मीडिया को तो बाकायदा उन्होंने एक्सपोज किया पाकिस्तान के। उन्होंने क्या कहा, जूलियन जो हैं, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, हमने $3 मिलियन बिल्कुल आगाज़ में ही मुख्तस कर दिए थे साफ़ पानी के लिए, फिर लाइफ स्टॉक जो है, जो माल मवेशी हैं, उनकी वैक्सीनेशन का काम शुरू किया और ये सब कुछ 4-5 दिन पहले शुरू हो गया था और मैंने खुद जाकर इसका जायज़ा लसबेला में लिया। फिर उन्होंने कहा कि FAO जो है वो वैक्सीनेशन के काम को देख रहा है, यूनिसेफ जो है वो रिहेबिलिटेशन ऑफ कोल्ड चेन्स का काम देख रहा है, जो कि डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तबाह हो गई हैं फ्लड्स की वजह से। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो मेडिकल असिस्टेंस फराहम कर रही है और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो खाना इस वक्त तकसीम कर रहा है। UNHCR रेफ्यूजीज़ के मामले को देख रहा है और जिन रेफ्यूजीज़ के जो पनाह गुज़ीन हैं, जो सैलाब का जिनका सामना है, उनको देख रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि लास्ट 2 वीक्स, जो 2 हफ्ते गुजरे हैं, उसमें बहुत कुछ चल रहा है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन कैटास्ट्रॉफी इतनी बड़ी है, ये मामला इतना बड़ा है कि ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि सो व्हाट आर वी डूइंग, तो हम कर क्या रहे हैं, कि हमें
$12 मिलियन जो हैं वो मिले हैं। लेकिन हमारे सामने इस वक्त मुश्किल क्या है, द डिफ़िकल्टी वी हैव हैड इन द लास्ट डेज इज़ दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉजंट रियली अवेयर ऑफ वट वॉज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, कि बैनुल अक़वामी बिरादरी को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये बताना किसकी ज़िम्मेदारी थी? ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि बैनुल अक़वामी बिरादरी के लिए हमारी आवाज़ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। तो यहाँ पर जो UN के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं वो ये कहते हैं कि बैनुल अक़वामी बिरादरी को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कितना बड़ा डिज़ास्टर जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है। फिर वो आगे कहते हैं कि ये वो मामला है जहाँ पर आप लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मीडिया को मुखातिब कर रहे थे और मीडिया ने इसको बिल्कुल रिपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि इफ़ मीडिया डजंट टॉक अबाउट द इश्यूज़, कि अगर मीडिया मसाइल पर बात ही नहीं करेगा, अगर मीडिया उस जगह पर नहीं जाएगा, नहीं दिखाएगा कि पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है, और फिर जाहिर है कि ये मामला टेकअप ही नहीं होगा, पिकअप ही नहीं होगा। इवन इन द नेशनल प्रेस, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का नेशनल प्रेस है, कौमी मीडिया है, उर्दू ज़ुबान का, अंग्रेज़ी ज़ुबान का मीडिया है, वी वर हार्डली टॉकिंग अबाउट वट वॉज गोइंग ऑन इन द फ्लडेड विलेजेस ऑफ दिस कंट्री, कि ये बात ही नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान में जो सैलाब ने घेर लिया है जिन देहातों को, जिन गाँव को, उनके हवाले से कोई हमें दिखाई नहीं रहा था, हमें बता ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। फिर वो आगे कहते हैं कि सो योर रोल इज़ एब्सोल्युटली, वो कहते हैं कि आपका तो किरदार जो है वो बहुत अहम होना चाहिए, और पैसा अगर आप चाहते हैं कि आए, जल्दी आए, गेट आउट देयर, आप वहाँ पर जाएं, बताएं कि क्या हो रहा है वहाँ पे, उन लोगों की स्टोरीज़ हमें बताएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुँचाएं अगर आप ये चाहते हैं कि ये असिस्टेंस का काम स्पीड अप हो। तो ये मामला है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो तकरीर की। अब क्योंकि ये मामला तवील हो गया, ये वीडियो तवील हो गई, मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक मज़बूत तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा आलमी जो अक़वाम आलम है उनके सामने नहीं रख सके। बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्हें क्या गुफ्तगू करनी चाहिए थी, जो हम देख रहे हैं कि फ़िजी का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, जो कनाडा के MPs कर रहे हैं, जो ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं, वो गुफ्तगू जो कि हमारे वज़ीर ख़ारजा को करनी चाहिए। और हमारे वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर बिल्कुल एक माज़रत ख़ाना रवैया अपनाए हुए हैं। इसके हवाले से अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।